हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों का दीप राज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग फ्रांसीसी क्रांति में पार्ट 6 के ऊपर चले आए थे। तो पार्ट 6 को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये देता हूँ कि हम लोग अभी तक पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं। तब आप पार्ट 6 पे आए हैं। ठीक, अगर आप पार्ट 6 पे देख रहे हैं वीडियो को, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पार्ट 1 से वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको जो भी डाउट रहे वो क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पार्ट 6 में कहाँ तक हम लोग पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति में आतंक राज। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग दो तीन चीजें पढ़े थे। जैसे कि हम एक चीज पढ़े थे कि जो फ्रांस का समाज था, ठीक, वहां पे राजतंत्र चल रहा था। और राजतंत्र चल रहा था तो वहां पे एक शासक थे जिनका नाम था लुई लुई 16वां। ठीक, लुई 16वां। एक सेकेंड। लुई 16वां। लुई 16वां शासक थे। जो लुई 16वां शासक थे, इनसे सत्ता छीन करके गणतंत्र बनाया गया था। और गणतंत्र जब बनाया गया तो उसमें एक क्लब था। गणतंत्र जब बनाया गया तो उसमें एक क्लब था। उस क्लब के बारे में एक सेकेंड, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए। देखिए, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे कि जैसे कि लुई 16वां था। ठीक, लुई 16वां, इसके हाथ में सत्ता थी, राजतंत्र था। ठीक, राजतंत्र था। ये राजतंत्र जो है छीन करके गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। और जब गणतंत्र में परिवर्तित हुआ तो गणतंत्र में एक क्लब होता था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब। ये जो जैकोबिन क्लब था, इसके पास पूरी सत्ता चली गई। जैकोबिन क्लब का एक नेता था, अभी उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैकोबिन क्लब का जो नेता था, यहाँ पे देखिए। जैकोबिन क्लब का नेता था, उसका नाम था रोबेस्पियर। ठीक, रोबेस्पियर। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ेंगे कि जो जैकोबिन क्लब का नेता था रोबेस्पियर, रोबेस्पियर, इसके हाथ में सत्ता चली गई। ठीक, रोबेस्पियर के हाथ में सत्ता चली गई। और ये क्या किया कि जब इसके हाथ में सत्ता चली गई तो ये आगे का कम से कम 1 से 2 साल तक सत्ता चलाएगा। और जब ये सत्ता चलाएगा तो ये एक तरह से वो भी निरंकुश ही हो जाएगा। और ये क्या होगा कि बहुत ही आतंक राज हो जाएगा। आतंक राज का मतलब क्या होगा कि पैसे की कमी हो जाएगी, भुखमरी हो जाएगी। ठीक, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। क्योंकि कभी भी अगर कोई चीज अचानक से परिवर्तित होती है, मतलब कि अगर कोई सिस्टम चल रहा है और वो सिस्टम कंप्लीट होके फिर दूसरे सिस्टम की ओर जब परिवर्तित होता है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये दिक्कत बहुत ही ज्यादा होगा फ्रांस में। तो उसी के बारे में हम लोग को इस वीडियो में क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक, एक सेकंड, मैं यहाँ से इरेज कर दूं, फिर उसके बाद हम लोग इस पैराग्राफ को जो अभी आपके सामने है इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आतंक राज हुआ था। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि 1793 से 1794, अभी मैं जस्ट बताया हूं कि उस समय का आतंक का युग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि रोबेस्पियर के नियंत्रण में दंड की सख्त नीति अपनाई गई। रोबेस्पियर कौन था? वही रोबेस्पियर था जो जैकोबिन क्लब, ये नाम याद रखिएगा, जैकोबिन क्लब। ठीक, आधा का होगा। जैकोबिन क्लब की जैकोबिन क्लब की क्या था, अध्यक्ष था, या फिर जैकोबिन क्लब का मुख्य था। ठीक, इसके पास ये सत्ता चली गई। और वो क्या किया कि वो गणतंत्र जो भी शत्रु थे, जैसे कि कुलीन, पादरी, क्योंकि मैं तीन स्टेट थे जिसमें से जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे, कुलीन और पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य थे, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। और यदि यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम करा दिया जाता था। गिलोटीन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रख कर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर पड़ा था। मैं गिलोटीन का फोटो आप लोगों को दिखला देता हूँ। एक सेकेंड। गिलोटोन गिलो गिलोटिन की फोटो देखिए, ये रहा। ये कैसा था? यहाँ पे ये देखिए, ये
लोहे का ये था, और जब इसको खींच देते थे तो ये आके यहाँ पे नीचे धड़ से गिर जाता था, और यहाँ पे सर को क्या रखा जाता था, और सर एक बार में कट जाता था। देखिए यहाँ पे एक एक फोटो और है, और यही है रोवेस्फियर जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो रोवेस्फियर क्या किए कि जब सिस्टम चेंज हुआ, तो देखिए मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि कभी भी सिस्टम चेंज होता है तो बहुत सारी परिवर्तन होती है। अगर आप बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे, दंड और सख्ती करेंगे, तो आपको भी दिक्कत हो सकती है। और रोबेस्फियर ने वही गलती की। रोबेस्फियर ने क्या किया कि जितने भी कुलीन और पादरी लोग थे, इनको सोचा कि एक बार में जड़ से खत्म कर दे, लेकिन एक बार से जड़ से खत्म करने में दिक्कत होगी, और वही दिक्कत हुई। अब क्या दिक्कत होगी इसको देखेगा। रोबेस्फियर सरकार के कानून बनाकर मजदूर एवं कीमतों को अधिकतम सीमा तय कर दी, गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी, किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया। अब देखिए ये सारे नियम सख्ती से एकदम प्रयोग करने लगा, ठीक ना। और इससे क्या हुआ, अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में बराबरी का आचार व्यवस्था व्यवहार लागू कर दिया गया। कोशिश की गई कि परंपरा मॉन्स्यूर महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर सभी फ्रांसीसी पुरुषों को एवं महिलाओं को सितोयेन, सितोयेन मतलब कि नागरिक, एवं सितोयीन मतलब कि नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर के रूप में परिवर्तित कर दिया। रोबेस्पियर ने अपनी नीति की इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 को न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। मैं बोला ना कि अगर आप बहुत ज्यादा कठोर नियम पालन कर देंगे और सोचेंगे कि एक ही बार में सभी दुश्मन को खत्म कर दिया जाए, और दुश्मन को खत्म करके हम क्या करें कि सब कुछ सही कर दें, तो भी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज अगर सही होता है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जब राजतंत्र से गणतंत्र के रूप में परिवर्तित हुआ, तो भाई राजतंत्र में निरंकुश शासन था, और जो निरंकुश शासन था, तो निरंकुश होगा तो भाई वहां पे तो यही शक्ति वाली नियम था कि जो राजा होता था वो एक ही तरीके का काम करता था। मतलब कि उसके मन में जो आया वो कर देता था, दंड देता था, सख्ती करता था। तो आप भी वही काम करने लगे, तो इसी वजह से वो दिक्कत हो गई, लोग त्राही त्राही करने लगे, खाने की दिक्कत हो गई, सारी चीजें दिक्कत हो गई। और अंततः उसे भी जुलाई 1794 को न्यायालय द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया, और उसे गिलोटीन पर क्या कर दिया गया, चढ़ा दिया गया। ठीक, तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो नेता है जिनका नाम है रोबेस्फियर, ये जो रोबेस्फियर थे, इनको भी क्या कर दिया गया इसी गिलोटीन पे न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, न्यायालय के द्वारा क्या किया गया, दोषी ठहराया गया, दोषी ठहराया गया, ठहराया। और जुलाई जुलाई 1794 को इनको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो अब बेसिकली हम लोग इतना समझ गए कि देखिए, अगर पीछे चलेंगे हम लोग वापस से, देखिए 1794 से 1793 से 1794 में ये सारी घटना हुई है। ठीक, अब हम एक चीज और बता दें कि अभी तक हम लोग जो क्रांति पढ़ रहे थे, तो क्रांति शुरू हुई थी 1789 में। ठीक, लगभग 2 साल लग गया 1791 तक आते आते संविधान वगैरह लागू होने में। संविधान लागू हुआ, और उसके 1 साल बाद 1 साल के बाद क्या हुआ कि आपका लुई 16वां को फांसी दे दी गई। और जब लुई 16वां को फांसी दे दी गई, तो लुई 16वां को पकड़ने का काम यही जो जैकोबिन क्लब के जो लोग थे, और आपका जो रोबेस्फियर थे, ये थे, इन लोगों ने मिलकर उनको फांसी दिलवाई। फिर उसके बाद सत्ता किसके हाथ में आ गई, रोबेस्फियर के हाथ में आ गई। ये भी एक ही थे, अकेले थे, तो ये भी एक निरंकुश, मतलब शासन भले ही गणतंत्र रूप में था, लेकिन एक लोग के पास जब शासन आ जाता है तो वो निरंकुश हो जाता है। और फिर उसके बाद लोग इनसे भी घबरा गए, और फिर जुलाई 1794 को, मतलब कि 1794 को इनको भी फांसी। अब देखिए 89 से 94 आ गए हैं, अभी भी पूरी तरीके से सारी चीजें स्थिति बदली नहीं है। क्योंकि आप सोचेंगे कि 1789 में क्रांति हुई और राजतंत्र से गणतंत्र हुआ, तुरंत सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक विचारक थे, एक क्रांतिकारी पत्रकार थे, जिनका नाम था कैमिल कैमिल डेस मालिन्स ने सन 1793 में यह लिखा है।
ये लिखा था स्वतंत्रता और लिबर्टी पे, कि मतलब स्वतंत्रता और लिबर्टी है क्या बेसिकली। ठीक। कैमिल डेस मॉलिन्स ने 1793 में यह लिखा कि इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उन्हें भी फांसी दे दी गई। ठीक। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है, जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है। पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख, शांति, विवेक और समानता एवं न्याय, यह अधिकार घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? जो गलती कौन किया? रोबेस्पियर किया। कौन किया? रोबेस्पियर ने किया। उसी गलती की बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपके पास अधिकार मिल गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जितने भी दुश्मन है उनको सबको सर काट दो, सबको मार डालो। तो वो एक तरीके की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब होता है, स्वतंत्रता का मतलब सबको न्याय मिले, सुख मिले, शांति मिले। इस पत्र के माध्यम से वो सबको बताना चाहते हैं। ठीक। दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है। 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो ल मोनितेरे यूनिवर्सल्स अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश है। अब रोबेस्पियर का एक भाषण है, उसको भी देख लीजिए। लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए, संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुश के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौरान में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। अब वही वही काम किए थे रोबेस्पियर, कि वो आतंक का सहारा लिए थे। ठीक। जिसका आतंक बस कठोर तुरंतता एवं अनमय न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया ही जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। अब देखिए, यहाँ पे एक क्रांतिकारी राइटर है, कैमिल, और यहाँ पे आपके रोबोस्फियर है। इन दोनों, कैमिल और रोबोस्फियर के दोनों मतलब जो विचार है, आप कितना डिफरेंस देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लिबर्टी है वो कुछ और है, और ये लिबर्टी को स्टेब्लिश करने के लिए या गणतंत्र को स्टेब्लिश करने के लिए एक अलग ही भाव प्रकट कर रहे हैं। और ये जो भाषण दिए हैं, ये कब दिए हैं? 7 फरवरी 1794। और इनकी मृत्यु कब हो जा रही है? जुलाई में। ठीक। कब हो जा रही है? जुलाई में। तो बेसिकली फरवरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 3 4 5 महीने के अंदर इनको फांसी दे दी जाएगी। ठीक। अब देखिए, अब एक जब ये मतलब कि जब अब मैं फिर से एक बार इसको पूरा डिटेल से समझाता हूँ। ठीक ना? देखिएगा ध्यान से। एक सेकेंड, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ, तब थोड़ा सा सही रहेगा। एक सादा पेज ऐड कर लूंगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ध्यान समझिएगा। देखिए, हम लोग फिर से पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू होती है। 1791 तक आते आते संविधान तैयार हो जाता है, मतलब कि राजतंत्र से गणतंत्र के रूप में जाता है। और फिर उसके बाद 1792 के आसपास आपका लुई 16वां को फांसी हो जाती है, और 1794 में आपको किसको फांसी हो जाती है? रोबेस्फियर को। तो जब यहाँ से यहाँ तक की घटना हो रही है, तो रोबेस्फियर जो है, रोबेस्पियर, ये किसके सदस्य हैं? ये हैं जैकोबिन क्लब। ये आधा का है ना? ठीक। जैकोबिन क्लब के सदस्य, जैकोबिन क्लब के सदस्य हैं। ठीक। और इनको फांसी हो जाएगी फरवरी में, अरे सॉरी, जुलाई में। कब फांसी हो जाएगी? जुलाई में। जुलाई में इनको हो जाएगी फांसी। अब बताइए, अब जुलाई में हो गई फांसी, 1794 का समय आ चुका है। अब बताइए कि यहाँ पे अब शासन कौन करेगा? ये बहुत बड़ी मुद्दे की बात है, क्योंकि अब इन मतलब यहाँ से शासन करते करते यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे भाई राजा भी खत्म हो गया, रोबेस्फियर ये भी खत्म हो गए। तो अब शासन कौन करेगा, इसके बारे में हम लोग को डिटेल चर्चा करनी है। ठीक, बेसिकली आप लोग को समझ में आता है। तो ये जब जैकोबिन सरकार का पतन हो गया, देखिए, तो डायरेक्टरी शासित फ्रांस, मतलब कि क्या था कि जब जैकोबिन सरकार का पतन हो गया, तो बाद में मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। ठीक। अब जो मध्यम वर्ग था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। मध्यम वर्ग वो था जिनके पास सारा पैसा था, और क्रांति में इनकी बहुत ही प्रमुख भूमिका थी।
क्रांति में इनकी प्रमुख भूमिका भूमिका थी। मध्यम वर्ग का इनके पास शासन आ गया और नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में दी गई दो चुनी गई विधान परिषद का प्रावधान किया गया। इन परिषदों के 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। अब इसको मैं, ये जो चीज है इसको मैं एक फॉन्ट में लिख के यहाँ पे रखा हूँ, मतलब पैराग्राफ में, तो उसको समझिएगा। देखिए था क्या कि डायरेक्टरी जो था ये 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका थी। ठीक, कार्यपालिका क्या होता है, मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सारी चीज होती है। तो कार्यपालिका जो थी ये थी 5 सदस्यों की। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास, जैसे कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथ में केंद्रित न रहे। जैसे कि हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं, मतलब एक लोग के हाथ में ना रहे, मतलब कि शक्तियों का थोड़ा बंटवारा रहे, क्योंकि शक्तियों का जब बंटवारा होगा तो अगर मान लीजिए एक लोग गड़बड़ रहेंगे तो कोई तो सही होगा जो अत्याचार ना करे। ठीक, इस वजह से ऐसा किया गया। सन 1795 में जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग, अब देखिए 1794 को फांसी हुई और उसके एक साल बाद 1795 को मध्यम वर्ग के संपन्न तबके ने सत्ता हथिया ली और एक नया संविधान बनाया। इस संविधान को दी गई विधान परिषदों का प्रावधान किया गया, जिन्होंने इन 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी को नियुक्त किया। ठीक, इनका कार्य क्या था, इनका कार्य था शासन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य फ्रांस में स्थिरता लाना और शक्तियों का बंटवारा करना। ठीक, कि कैसे कैसे फ्रांस की राजनीतिक जो चीजें हैं वो चलेगी। ठीक, अंत और परिणाम, डायरेक्टरी के सदस्यों और विधान परिषदों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। इसी अस्थिरता का फायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट जैसा सैन्य तानाशाह के उदय का रास्ता हुआ। अब हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट जो थे इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, या फिर अभी हम लोग को मैं आप लोगों को बताया था कि जो महिलाओं की भागीदारी थी, कि महिला की भागीदारी क्या थी, इसको हम लोग खंड 4 में पढ़ने वाले हैं। ठीक, और महिला की जो भागीदारी थी या हिस्सेदारी थी, ये क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक चीज और है कि ये जो इमेज है इसको मैं बता देता हूँ। ये एक इमेज है जो पेरिस में उत्सव के समय ये बनाया गया था, जिसमें सारे लोग इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे, इकट्ठा होकर के जो प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यता थी इसके प्रतीकों का इस्तेमाल करके लोग वफादारी हासिल कर रहे थे, और एक तरीके से एकता और अखंडता का ये एक तरीके का प्रतीक था, और यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक, तो बेसिकली अभी हम लोग जितना समझने मतलब कि जितनी टॉपिक था उसको समझने की कोशिश किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में महिलाओं की क्या भागीदारी थी, और फिर अंत में हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि देखिए अब जब आपका ये 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका होगी जो डायरेक्टरियों का शासित फ्रांस था, तो उसके बाद कैसे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है जो फ्रांस की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और फिर उसके बाद फ्रांस में एक लोकतंत्र स्थापित हो जाता है और चैप्टर वहां पे जाके खत्म होता है। तो होपफुली आप लोगों को जो जो मैं समझाया होगा आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।